A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हमारे कौन कौन से होते हैं। हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के एक्सट्रैक्शन मेथड। ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसे हम अपनी सेल से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारे मेथड्स हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, और हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे कौन कौन से होते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है डीएनए और दूसरा हमारा होता है आरएनए। तो ये दो मेथड्स होते हैं या ये दो कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलके हमारा बना होता है न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, चाहे वो हमारी स्किन हो, चाहे हमारी हेयर हो, चाहे हमारी मसल्स हो, एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सारे ही सेल्स में हमारे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। तो अब जो हमारी जितनी भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर एक अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसी न्यूक्लियस में हमारे आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आरएनए और डीएनए होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन की कोडिंग में या प्रोटीन की फॉर्मेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या अगर हमें कोई भी डिजीज हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई है, कोई भी जेनेटिक डिजीज हो गई है, या फिर हमें आइडेंटिफिकेशन करना हो पर्सन्स के बीच में, तो उस केस में या उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। वहां बेसिकली हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, और सबसे पहले सेल्स लेते हैं, सेल्स से न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली अगर हमें दो इंडिविजुअल के बीच में आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हमने अपना डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वहां से जो सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम उसे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होता है किसका, डीएनए को या फिर आरएनए को या न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करने का। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन मेथड कि न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। The purpose of extraction is to release the nucleic acid from a cell for use in subsequent procedures। देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड है, हमारे न्यूक्लिक एसिड का जो एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है या जो मेन पर्पस है सेल से, वो है अपने जो सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे अगर हमें कोई जेनेटिक डिजीज को आइसोलेट करना हो, हमें ये आइडेंटिफिकेशन करना हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन में डाउन सिंड्रोम है, प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस पर्सन के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपनी प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अगर हमें कोई क्रिमिनल पता करना हो कि ये जो मर्डर है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किया है कि नहीं किया है, तो वहां पे भी हम उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर जो हमारी एक्सीडेंटल प्लेस पे जो हमें डीएनए मिला होगा, जो सेल्स मिली होंगी, उससे भी डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा हमें आरएफएलपी करना हो तब भी हम डीएनए का यूज करते हैं। पीसीआर करना हो तब भी हमें डीएनए की यूज होता है। इसके अलावा आरएनए भी हमें आइसोलेट करना होता है। अगर हमें जैसे प्रेजेंटली टाइम में वैक्सीनेशन चल रहा है कोविड-19 का, तो जो कोविड-19 की जो एक वैक्सीन है हमारी, वो mRNA बेस्ड है। तो हमने क्या किया mRNA बेस्ड प्रोसेस में कि हमने जो हमारी वायरस की सेल्स थी उसके आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये मेन पर्पस होता है किसका, न्यूक्लिक एसिड के एक्सट्रैक्शन करने का। Identically, the target nucleic acid should be free from contamination with protein, carbohydrate, and lipids and other nucleic acid. DNA free from RNA and RNA free from DNA। देखिए, ये आइडेंटिकल बात है कि अगर हमें न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफिकेशन करना है तो वो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए।
यहाँ पे जो कंटामिनेशन है उसका मतलब ये है कि उसमें ना तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए, ना उसमें कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए, ना उसमें लिपिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर जो हमारी बॉडी है, जब हमारी सेल्स है, सेल्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कोई भी हमारी डीएनए के साथ आइसोलेट नहीं होने चाहिए। इवन अगर हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके साथ आरएनए का भी एक्सट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें प्योर डीएनए ही मिलना चाहिए। अगर हम आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें प्योर आरएनए ही मिलना चाहिए। इसमें अगर हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं तो वहां पे आरएनए की कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर वहीं हम आरएनए को आइसोलेट कर रहे हैं तो वहां पे डीएनए की कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है the initial release of cellular the initially release of cellular material is achieved by the breaking of the cell and nuclear membrane। अब देखिए, जो सेल्स है हमारी, सेल्स किससे मिलके बनी होती है? हमारी सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से। अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो वो सेल वॉल भी उसमें प्रेजेंट होती है। अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी सेल वॉल को लाइसिस करेंगे, उसके बाद जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसको लाइसिस करेंगे। जब हमारी सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही लाइसिस हो जाएगी, फिर जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो फ्री फ्रॉम हो जाएगा सेल्स में। तो जब भी हमें डीएनए को या फिर न्यूक्लिक एसिड का एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हमें सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को लाइसिस या फिर डिसरप्ट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है लाइसिस मस्ट टेक प्लेस इन अ कंडीशन दैट विल नॉट डैमेज द न्यूक्लिक एसिड। हाँ, जब भी हम लाइसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कि जो सेल्स हैं, सेल्स के लाइसिस होने के टाइम में जो हमारा डीएनए है या फिर हमारा आरएनए है वो लाइसिस नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे अगर ये सेल है, ये हमारी सेल है, सेल में ये हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए आरएनए प्रेजेंट है। हमने क्या किया, हमने सेल वॉल को लाइसिस कर दिया, सेल मेम्ब्रेन को लाइसिस कर दिया, हमने न्यूक्लिक मेम्ब्रेन को लाइसिस कर दिया। लेकिन जब हम इन दोनों को लाइसिस कर रहे हो या फिर दोनों को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा डीएनए है, जो हमारी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जो आरएनए है हमारा, वो लाइसिस ना हो। अगर ये लाइसिस हो जाएगा तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल करने का मेन पर्पस है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी या फिर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। हमें डीएनए चाहिए रहेगा, डीएनए में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड रहती है, लेकिन अगर वो लाइसिस हो जाएगा तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जब भी हम जब भी हम न्यूक्लिक एसिड का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें डीएनए हो या आरएनए हो, उसका लाइसिस ना हो। नेक्स्ट है फॉलोइंग लाइसिस द टारगेट मटेरियल विल बी purified, then concentration and the purified sample can be determined। जब भी हम लाइसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, लाइसिस की प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद जो भी हमारा मटेरियल होगा उसको हम प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने से क्या होगा, जो हमारी कंसंट्रेशन थी कंटामिनेशन से, मतलब कंटामिनेशन यहाँ पे प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स के या फिर अदर न्यूक्लिक एसिड के, वो सारे उससे अलग हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। सेपरेट आउट होने के बाद हमें प्योर सैंपल मिल जाएगा, किसका, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी सेल है उस सेल से हम डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे। ऑल्दो मिस्टर फर्स्ट isolate the DNA from a human cells in 1869. The initially routine laboratory procedure from DNA isolation was developed from the density gradient centrifugation strategy. Michelson and Stroll used such method in 1958 to demonstrate the semi-conservative replication of DNA. देखिए 1869 में जो हमारे साइंटिस्ट थे मिस्टर, उन्होंने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट उन्होंने कहाँ से लिया, ह्यूमन सेल से। मतलब उन्होंने ह्यूमन सेल्स ली, उस ह्यूमन सेल्स से डीएनए को आइसोलेट किया।
और उन्होंने जो इस डीएनए को आइसोलेट करने के लिए जो प्रोसीजर यूज किया, वो प्रोसीजर हमारा बेस्ड था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन स्ट्रेटजी पे। इसके अलावा जब हमारे 1958 में फर्दर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था निकल्सन एंड स्ट्रॉल से, उनका क्या था, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें हमारा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है डीएनए में। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का जो फिनोमिना था, उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए भी इन्होंने डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किया था। पहले इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया था, फिर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। नेक्स्ट है लेटर प्रोसीजर मेड यूज फॉर डिफरेंट solubility and large chromosomal DNA plasmid protein in alkaline buffers. Large 50 kilo base pair chromosomal DNA and protein cannot be denatured properly when the neutralized is acidic at a low pH after the alkaline treatment, forming the large aggregation instead. As a result, they precipitate out of solution. देखिए, जब पहले सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हमें पता चल गया, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे प्रोसीजर आए। प्रोसीजर किसके लिए आए? जो हमारे लार्ज क्रोमोसोमल डीएनए है उसको आइसोलेट करने के लिए, प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए और आरएनए को आइसोलेट करने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जब एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं, इसमें क्या था, जो हमारी प्रोटीन्स थी उसको जो डीनेचर करना था वो प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाया। फिर उन्होंने क्या किया, एसीटेट का यूज किया। एसीटेट का यूज किया किस पे, लो पीएच पे, उसको न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर उन्होंने एल्कलीन ट्रीटमेंट दिया। एल्कलीन ट्रीटमेंट से क्या हुआ, एक लार्ज एग्रीग्रेशन हुआ, और जो लार्ज एग्रीग्रेशन हुआ, उस लार्ज एग्रीग्रेशन से हमें क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में सेपरेट आउट मिल गया, क्या, प्रोटीन कंटेंट। नेक्स्ट है द रिलेटिवली स्मॉल प्लाज्मिड रिटर्न टू देयर सबकॉइल्ड स्टेट, दे स्टेड इन अ सॉल्यूशन। Alkaline lysis procedure were used extensively for extract 1 से 15 kilobase pair plasmid from bacteria during the early days of recombinant DNA technology. देखिए, अगर हम बात करें प्लाज्मिड की, तो जो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड है हमारा जो बैक्टीरियल सेल्स का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। देखिए, ये अगर हमारी बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल्स में एक तो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये जो डीएनए है हमारा, ये डबल सर्कुलर डीएनए है, इसको आइसोलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एल्कलाइन लाइसिस मेथड का यूज किया। जैसे हम पहले यहाँ पे एल्कलाइन से ट्रीटमेंट करा रहे थे, वैसे ही सेम इन्होंने यहाँ पे एल्कलाइन लाइसिस का यूज किया, और लाइसिस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे जो हमारे 1 से लेके 15 किलो बेस पेयर के प्लाज्मिड थे, उन्हीं को हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे। और इसके लिए हम इस प्रोसीजर का हम सबसे पहले जो हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें यूज करते थे, क्योंकि प्लाज्मिड का जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है वो हमारे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में होता है एज अ वेक्टर। तो जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो सबसे स्टार्टिंग में चल रही थी, तो उस स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, जो बैक्टीरियल सेल्स होती थी, बैक्टीरियल सेल्स को हम एल्कलाइन मीडियम में ट्रीट कराते थे, और ट्रीट कराने के बाद अपने डीएनए को वहां से आइसोलेट करते। इस तरीके से हम डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे बैक्टीरियल सेल से। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, की सैंपल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज अ रूटीन आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल सोर्स इन अ क्लिनिकल लेबोरेटरी। The initial step in nucleic acid isolation depend on the nature of the starting material. देखिए, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन करने के लिए हमें न्यूक्लिक एसिड कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ह्यूमन सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम फंजाई से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम बैक्टीरियल सेल से यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम वायरस ले सकते हैं एज अ सोर्स।
मतलब न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा जो सोर्सेज होंगे वो हमारे ह्यूमन सेल्स होंगे, ह्यूमन ट्यूमर्स होंगे, फंगस होंगी, बैक्टीरियल्स होंगे, वायरसेस होंगे। और इन्हीं सब की यूज से जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज होती हैं हमारी, वहां पे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो डीएनए के एक्सट्रैक्शन करने के जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे स्टार्टिंग मटेरियल पे, कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो किस टाइप का है। जैसे अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल से अगर हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना हो तो वहां पे सबसे पहले हम होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, सेल वॉल की लाइसिस करते हैं। वही अगर हम प्लांट सेल की, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। जब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है तो वहां पे हम सेल वॉल को डिस्टर्ब करने का कोई भी प्रोसीजर यूज नहीं है। अब हम देखते हैं न्यूक्लिएटेड सेल सस्पेंशन। ये जो न्यूक्लिएटेड सेल सस्पेंशन है वो एग्जैक्टली क्या? Depending on the type of the clinical sample that is sent for analysis, the specimen may have to be pre-treated to make a nucleated cell available for which the nucleic acid will be extracted. देखिए, अगर हमें जैसे हमने अपना सैंपल लिया, वो सैंपल जैसे जो भी हमारा पेशेंट का सैंपल हुआ, चाहे हमारा ब्लड सैंपल हुआ या हमारा ट्यूमर सैंपल हुआ, उस सैंपल्स को हम कहते हैं क्लिनिकल सैंपल्स, क्योंकि जो उनका यूज होता है वो क्लिनिकल एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। ये जो तुम कर रहे हो इसकी आवाज रिकॉर्ड होगी इसमें। तो इन सैंपल्स को हम कहते हैं क्लिनिकल सैंपल्स। तो जब भी हम इन सैंपल्स को क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजते हैं या फिर क्लिनिकल एनालिसिस को भेजते हैं, तो उस स्पेसिमेन को सबसे पहले हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं। उसका प्री ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं? जिससे कि वो जो सेल्स हैं या जो हमारा सैंपल हो वो डैमेज ना हो। तो सबसे पहले हम उसका प्री ट्रीटमेंट करेंगे। प्री ट्रीटमेंट से क्या करेंगे? हम न्यूक्लिएटेड सेल्स को अवेलेबल करेंगे। मतलब हम सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, हमने कोई सैंपल लिया, सैंपल को हमने क्या किया, उसका प्री ट्रीटमेंट किया। प्री ट्रीटमेंट से क्या हुआ? जो भी हमारी न्यूक्लिएटेड सेल्स थी, न्यूक्लिएटेड सेल्स से सेंस ये है कि जिन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन सेल्स को हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो जब हम उस न्यूक्लिएटेड सैंपल का प्री ट्रीटमेंट कर देते हैं तो हम उससे एक तो अपने सैंपल को प्रिजर्व करते हैं जिससे हमारा सैंपल डैमेज ना हो या उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। इसके अलावा हम एक ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिससे हमारा जो न्यूक्लिक एसिड का एक्सट्रैक्शन हो वो इजीली हो जाए। तो जब भी न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करना हो उससे पहले हम अपनी सेल्स को प्री ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर इंस्टेंट व्हाइट ब्लड सेल्स मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ ब्लड एंड बोन मैरो स्पेसिमेन। देखिए, जो हमारी WBCs होती हैं उनको हम आइसोलेट करते हैं कहाँ से? या तो ब्लड से करेंगे या बोन मैरो से करेंगे। जो अगर हम बोन मैरो की बात करें तो जो हमारी न्यूक्लिएटेड, जो हमारी जो RBCs WBCs होती हैं वो हमारे बोन मैरो में ही इनके सिंथेसिस होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड में, तो जो ब्लड का हमारा प्लाज्मिड वाला पार्ट होता है उसमें हमारे WBCs प्रेजेंट होते हैं। दिस इज डन बाय आइदर डिफरेंशियल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन or differential lysis. For the differential density gradient centrifugation, whole blood and bone marrow mixed with the isotonic saline is overlaid with ficon. देखिए, हमने अपनी जो हमारी बोन मैरो थी और हमारी ब्लड सेल्स थी, हमें वहां से अपनी WBCs को आइसोलेट करना है। फिर WBC से आइसोलेट करने के बाद हमें उससे न्यूक्लिक एसिड का एक्सट्रैक्शन करना है। तो इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला हमारा होता है डिफरेंशियल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा हमारा होता है डिफरेंशियल लाइसिस। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म या तो हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करें या फिर हम डिफरेंशियल लाइसिस करें।
इन दोनों ही प्रोसीजर में हम एक प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं किसके लिए, प्री ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर हमें डिफरेंशियल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करना है अपने WBCs को आइसोलेट करने के लिए, तो हम उसे क्या करते हैं, एक आइसोटोनिक सैलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें इसे मिक्स्ड कर देते हैं या फिर ओवरलैप कर देते हैं। तो जब हम इसे आइसोटोनिक सैलाइन सॉल्यूशन से ओवरलैप कर देते हैं तो क्या होता है, एक डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाता है। देखिए, जो हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ये है कि जो हमारा इसमें जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, मतलब जो सेपरेशन होता है, वो बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी के बीच में जब हमें अपने सैंपल को डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसीलिए और अपने ब्लड सैंपल में या फिर बोन मैरो के सैंपल में हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए, क्या डेंसिटी ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम आइसोटोनिक सैलाइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो आइसोटोनिक सैलाइन सॉल्यूशन है वो हम यूज करते हैं फिकॉल। फिकॉल क्या है, फिकॉल इज अ हाईली ब्रांच सुक्रोज पॉलीमर। ये फिकॉल हमारा क्या है, एक हाईली ब्रांच सुक्रोज पॉलीमर है दैट डू नॉट पेनिट्रेट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। मतलब देखिए, जैसे अपॉन द सेंट्रीफ्यूगेशन द मोनोन्यूक्लियर WBCs settled in a layer of the Ficoll gradient that below the less density plasma and above the polymorphic nuclear cells and RBCs. The layer containing the mononuclear cells is removed from the tube and washed by at least 2 rounds of resuspension and centrifuges in a saline before the proceeding with the nucleic acid isolation. देखिए, डेंसिटी ग्रेडियंट कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये रॉड है जहां पे ये हमारी एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, ये हमारी एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डेंसिटी ग्रेडियंट हमें क्या करना होता है, बनाना होता है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे फिकॉल का यूज किया। फिकॉल क्या है, हमारा सुक्रोज है, ये हमारा सुक्रोज है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारे बहुत ग्रेडियंट बन जाते हैं, किसके, डेंसिटी के। तो जब डेंसिटी के ग्रेडियंट यहाँ पे बन जाते हैं, मतलब यहाँ की डेंसिटी 5, 6, 5 to 4, 3 to 1, ऐसे पूरी जो हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होती है उसमें ग्रेडियंट्स होते हैं। तो जब ये ग्रेडियंट होते हैं, फिर क्या करते हैं, इसके बाद फिर हम अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करता है, ये रोटेट करते हैं। ऐसे रोटेट करने से क्या होगा, जितने भी हमारी जो हमारी लेस डेंस प्लाज्मा सेल्स होंगी वो हमारी नीचे बैठ जाएंगी ग्रेडियंट, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होगी तो वो नीचे हो जाएंगी। एबव द पॉलीमॉर्फिक एंड सेल्स, इसके अलावा जो एबव मतलब ऊपर की हम बात करें तो वहां पे हमारी पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल्स और आरबीसीज प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा जब यहाँ पे अब हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेपरेशन हो गया, सेपरेशन में हमें प्लाज्मा सेल्स भी मिल गई और ऊपर हमारी जो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल्स हैं वो भी हमें मिल जाएंगी, आरबीसीज भी मिल गई हमको। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी मोनो न्यूक्लियर सेल्स की जो लेयर होगी ऊपर में, उस लेयर को हम टेस्ट ट्यूब से रिमूव कर लेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे हमारी प्लाज्मा सेल्स वगैरह है, यहाँ पे हमारे न्यूक्लियोटाइड सेल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो ऊपर वाली सेल्स है इसे हम अपनी नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर से रिसस्पेंशन करेंगे, फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे वो हम करेंगे इन सेलाइन में। बिफोर मतलब देखिए, अब यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट हमारा हो चुका है। अब हमारी जो सेल्स है वो प्रिपेयर हो चुकी है किसको, न्यूक्लिक एसिड के आइसोलेशन के प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए।
तो यहाँ पे हमने क्या, देखिए यहाँ पे हमने जो फिकॉल यूज कर रहे हैं सुक्रोज पॉलीमर की तरह, तो ये हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा फिकॉल है वो फिकॉल हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है या जो हमारी प्लाज्मा, जो हमारी न्यूक्लियस सेल्स हैं या हमारी आरएनए की सेल्स हैं, जो डीएनए की सेल्स हैं या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, उस पे उनकी मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं करेगा। पेनिट्रेट नहीं करने से सेंस कि उसके अंदर नहीं जाएगा। अगर उसके अंदर नहीं जाएगा तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट की कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होंगे, और ये हमें एक प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हम यूज करते हैं किसका, फिकॉल का, और ये एक हमारा पॉलीमर है। तो हमने प्री ट्रीटमेंट कैसे किया, हमने प्री ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले अपना सेंट्रिफिकेशन लिया। सेंट्रिफिकेशन करने के लिए हमारी सेंट्रिफिकेशन ट्यूब थी, यहाँ पे हमने ग्रेडियंट बना लिए ये। फिर यहाँ पे हम अपना टॉप पे सैंपल रख देंगे। सैंपल रखने के बाद फिर सेंट्रिफिकेशन करेंगे। सेंट्रिफिकेशन के करने के बाद क्या होगा, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वगैरह होंगी वो नीचे हमें मिल जाएंगे, ऊपर हमें न्यूक्लियोटाइड सेल्स मिल जाएंगी। इसमें हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेल्स भी होंगी, मोनोन्यूक्लियोटाइड सेल्स भी होंगी, हमारी आरबीसीज भी होंगी। फिर हम इस लेयर को ट्रांसफर कर लेंगे अपनी नेक्स्ट टेक्स्ट ट्यूब में। यहाँ पे हम सेंट्रिफिकेशन ट्यूब फिर से लेंगे, यहाँ पे पहले वॉशिंग की प्रोसेस करेंगे। वॉशिंग की प्रोसेस करने के बाद फिर से सेंट्रिफिकेशन करेंगे, और अब जो सेंट्रिफिकेशन होने के बाद जो हमें सैंपल मिलेगा वो सैंपल हमारा प्रिपेयर होगा, या फिर एक्चुअल में बेस्ट होगा किसके लिए, अपने न्यूक्लिक एसिड के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ये होता है हमारा प्री ट्रीटमेंट किसका, न्यूक्लियोटाइड सेल्स का। किसके लिए, न्यूक्लिक एसिड के एक्सट्रैक्शन के लिए। हम सेल सस्पेंशन का एक न्यू मेथड देखते हैं। मतलब अभी हमने सेल सस्पेंशन का मेथड देखा था, ये हमने उसमें सेंट्रिफिकेशन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन टॉप मेथड यूज किया था। अब हम एक दूसरा मेथड देखते हैं, जिस मेथड में हम यूज करेंगे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। मतलब ये जो हमारा मेथड है वो हमारा ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, ऑस्मोसिस की प्रोसेस पे बेस्ड। अब हम न्यूक्लियोटाइड सेल सस्पेंशन का एक न्यू मेथड देखेंगे। अभी हमने देखा था डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड, अब हम देखेंगे न्यू मेथड। और ये जो हमारा न्यू मेथड है ये हमारा बेस्ड है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी पे। इसमें हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस से सेल लाइसिस की प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें क्या है, अनदर मेथड यूज्ड टू आइसोलेट द न्यूक्लियोटाइड सेल टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफरेंस इन अ ऑस्मोटिक fragility of RBCs and WBCs, incubation of whole blood and bone marrow in a hypertonic buffer or water will result in a lysis of RBCs before the WBCs. The RBCs can then pelletate by the centrifugation, leaving the empty RBCs and hemoglobin respectively in a suspension solution. देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने अपनी सेल रख दी। ये हमारी ब्लड सेल्स भी हो सकती हैं, ये हमारी वॉन मैरो भी हो सकती है। अब यहाँ पे या तो हमने वाटर ले लिया या फिर हमने कोई हाइपरटोनिक बफर सॉल्यूशन ले लिया। उससे क्या होगा, ये हाइपरटोनिक होने की वजह से, और ये हमारा हाइपरटोनिक है, मतलब यहाँ पे जो सेल की जो कंसंट्रेशन है या फिर जो वाटर है वो ज्यादा है और हमारी जो सेल्स है उसमें कम है। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या होगा, यहाँ पे जितना हमारा जो वाटर है वो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करेगा। तो मतलब जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल्स के अंदर मूव करेंगे, और सेल्स के अंदर मूव करने के बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी जो सेल्स होगी ये बस्ट कर जाएगी। बस्ट कर जाने से सेंस क्या होगा, ये जिसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक आपस में रैप्चर हो जाएगी, मतलब उसकी लाइसिस हो जाएगी। और इसमें जो हमारी आरबीसीज होती है
वो आरबीसीज हमारे डब्ल्यूबीसी से जल्दी लाइसिस हो जाती है उनकी। तो जब हमारी डब्ल्यूबी जो हमारी आरबीसीज है उनकी लाइसिस जल्दी हो गई और जो डब्ल्यूबीसीज है उनकी लाइसिस कम हो गई। तो जैसे ही हमारी आरबीसीज की लाइसिस हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंट्रिफिकेशन करते हैं। सेंट्रिफिकेशन से क्या मिलता है, देखिए ये होती है हमारी सेंट्रिफिकेशन ट्यूब। इस सेंट्रिफिकेशन ट्यूब में यहाँ मिलता है हमें पैलेट और यहाँ पे हमें मिलता है सुपरनेटेंट। तो जो हमारा सुपरनेटेंट होता है उसमें हमारी आरबीसीज प्रेजेंट होती है और जो हमें पैलेट मिलता है वो हमारी न्यूक्लिएटेड डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है। फिर हम इस सेल्स को अब ये हमारे न्यूक्लिएटेड आरबीसी सेल्स है, हम इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए आगे सेव कर लेते हैं और जो हमारा सस्पेंशन होता है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा अब जो हमें सैंपल मिल गया उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज हैं और इनसे हम अपने न्यूक्लिक एसिड के एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को आगे फर्दर परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू सैंपलिंग की। अगर टिश्यू है तो उसकी सैंपलिंग हम कैसे करते हैं। फ्रेश एंड फ्रोजन टिश्यू सैंपल मस्ट बी डिसोसिएट बिफोर द डीएनए आइसोलेशन प्रोसीजर कैन बी स्टार्टेड। Grinding the frozen tissues in a liquid nitrogen, homogenizing the tissues and sample, mincing the tissue using a scalpels and can disrupt the whole tissue sample. Mixed embedded tissue has been deparaffinized by soaking in a xylene, a mixture of 3 isomer of dimethyl benzene. Less toxic xymene substitutes as a histosol, anatico, propar or proclear are also used for this procedure. After the xylene treatment, the tissue is usually rehydrated via soaking. It decreases the concentration of ethanol. कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल। देखिए अगर हमें कोई टिश्यू है, हमें उस टिश्यू से डीएनए को आइसोलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टिश्यू की ग्राइंडिंग करेंगे और ग्राइंडिंग करने के लिए हम यूज करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन। उसके बाद इसकी होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे तो उसकी जो हमारी स्कैपल्स होंगी वो डिसरप्ट हो जाएंगी, मतलब जो सेल्स टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो डिसरप्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो फिक्स्ड एम्बेडेड हमारे टिश्यूज होंगे उसको हम डीपैराफाइंड करेंगे और उसकी सोकिंग कराएंगे किसमें, जाइलिन के सॉल्यूशन में। अगर हम बात करें जो हमारा लेस टॉक्सिक जाइलिन होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, मतलब ये जो जाइलिन है इसकी जगह हम हिस्टोसॉल्व, एनाटेक, ये सारे सैंपल्स भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब जब हमारा जाइलिन का ट्रीटमेंट परफॉर्म हो जाता है उसके बाद रिहाइड्रेशन की प्रोसेस करते हैं और रिहाइड्रेशन की प्रोसेस हम लेस कंसंट्रेशन इथेनॉल की लेस कंसंट्रेशन में परफॉर्म करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने टिश्यू को आइसोलेट किया, टिश्यू को आइसोलेट करने के बाद उसे लिक्विड नाइट्रोजन में उसका यूज किया, लिक्विड नाइट्रोजन में उसकी ग्राइंडिंग हुई, ग्राइंडिंग करने के बाद इसमें होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म की, उसके बाद हमने सोकिंग की प्रोसेस परफॉर्म की और सोकिंग की प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमने जाइलिन का सोल्यूशन यूज किया। तो जाइलिन होती है वो हमारी लेस टॉक्सिक होती है, तो इस टॉक्सिसिटी को हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोसॉल्व, एनाटेक। इसके अलावा अब जब हमारा जाइलिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इस जो हमारा टिश्यूज होता है उसका रिहाइड्रेशन करते हैं और रिहाइड्रेशन करने के लिए हम इसमें जो एथेनॉल होता है उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा टिश्यूज का सैंपल होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें से हम अगर हम डीएनए को आइसोलेट करना चाहें तो हम वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सम बैक्टीरिया एंड फंजाई हैव अ टफ सेल वॉल that must be broken
to allow the release of the nucleic acid. Several enzyme product lysozyme that treat the cell wall of polymerase are commercially available. देखिए, अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली हम बैक्टीरिया से न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट करते हैं। तो जब हमें बैक्टीरिया से अपने डीएनए को आइसोलेट करना होता है तो सबसे पहले उसकी सेल वॉल को डिसरप्ट करना पड़ता है, और जो इसकी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो काफी रफ होती है। काफी रफ होने की वजह से काफी जो हमारी सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल है हमारी वो काफी रफ है। रफ होने की वजह से क्या करते हैं, उसे हम बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनसे ट्रीट कराते हैं, जैसे हमारा लाइसोजाइम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम को यूज करेंगे। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, जो हमारी सेल वॉल के पॉलीमर्स होंगे उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब जो हमारे सेल वॉल के पॉलीमर्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमारी जो सेल वॉल होगी वो ऑटोमेटिकली डिसरप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, अल्टरनेटिवली सेल वॉल कैन बी ब्रोकन मैकेनिकली बाय ग्राइंडिंग via mixing with a glass beads. Gentler enzymatic methods are less likely to damage the chromosomal DNA, thus preferred for method involving the large chromosomal target as the approach to a plasmid DNA. देखिए, अभी तो हमने जो अपना सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करने के लिए हमने एंजाइम का यूज किया। एंजाइम के अलावा इसके अलावा हम अल्टरनेटिव एक और मेथड का यूज कर सकते हैं, वो हमारा होता है मैकेनिकली मेथड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ग्राइंडिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। हम इसमें ग्लास बीड लेते हैं, ग्लास बीड की हेल्प से हम ग्राइंडिंग की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो ये जो मेथड होता है ये काफी एप्रोप्रिएट मेथड होता है। अगर हम एंजाइमेटिक मेथड यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे कई बार जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसके डैमेजेस के चांसेस होते हैं। तो जो हमारे क्रोमोसोमल डीएनए है उसको डैमेज के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए हम मैकेनिकल मेथड का यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है ट्रीटमेंट विद अ डिटर्जेंट 1% ऑफ सोडियम डोडिकॉल सल्फेट and strong base 0.2 molar NaOH in the presence of tris base. EDTA glucose can also break the bacterial cell wall. Boiling the 8% of sucrose and 8% of triton X detergent tris buffer EDTA after the lysozyme treatment release the DNA that can immediately precipitate with the alcohol. DNA extract with the NaOH or boiling procedure is denature and may not suitable method for the restricted enzyme analysis that require the double standard DNA. The advantage of this type of extraction in their speed and simplicity. Amplification method will work from this types of DNA isolation. हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। हमने सबसे पहले अपने एंजाइम्स, अपने बैक्टीरियल सेल्स को लाइसोजाइम से ट्रीट कराया या फिर मैकेनिकल मेथड से ट्रीट कराने के बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन को हमने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट कराएंगे 1% डिटर्जेंट से। इसके अलावा डिटर्जेंट हम लेंगे 1% SDS। इसके बाद हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वो हमारा NaOH है। इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस बफर EDTA ग्लूकोज में क्या होगा, मतलब हमने सबसे पहले इसे ट्रीट कराएंगे SDS से, उसका स्ट्रॉन्ग बफर NaOH से, और जब ये दोनों प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहां पे हमारा उसका जो एनवायरमेंट होगा उस एनवायरमेंट में ट्रिस बेस प्रेजेंट होगा और EDTA प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो हमारी ग्लूकोज होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है।
फिर हम क्या करेंगे, इसे बॉयल करेंगे 8% सुक्रोज से और 8% डिटर्जेंट से। फिर हम इसे ट्रिस बफर से ट्रीट करेंगे, फिर इसमें हम एडीटीए यूज करेंगे और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, जो हमारा डीएनए होगा, सबसे पहले हमने अपने सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किया। सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने के बाद हम एडीटीए मतलब एक ट्रिस बफर और एडीटीए के इन्वायरमेंट में हमने अपने सैंपल को डिटर्जेंट से, एसडीएस से और स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट कराया। इसके अलावा हमने इसमें फिर बॉइलिंग की 8% सुक्रोज और 8% जो हमारा ट्राइटोन एक्स 100 डिटर्जेंट था उसमें ट्रीट कराने के बाद क्या होगा, जो हमारा डीएनए होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, किसमें, एल्कोहल में। एल्कोहल में प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हमें डीएनए का सैंपल अपना मिल जाएगा। इसके अलावा जब हमें डीएनए का सैंपल अपना मिल जाएगा तो हम उसे स्टोर कर लेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसे हम कैसे करते हैं, तो इस तरीके से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे डीएनए को हम आइसोलेट कर लेते हैं। अब तक हमने देखा कि हमने सेल से डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट किया, मतलब जो हमारी सेल्स थी उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन को कैसे डिस्टर्ब किया, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैसे डिस्टर्ब किया और अपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। तो अब हम उसके आइसोलेशन के मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेथड है ऑर्गेनिक आइसोलेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, आफ्टर द रिलीज ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सेल, अब देखिए जो हमारी सेल्स थी उस सेल से हमारा डीएनए रिलीज हो गया है। अब रिलीज होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें फर्दर प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है क्योंकि इसमें कंटामिनेशन प्रेजेंट होते हैं, किस किस के, प्रोटीन के, लिपिड के, कार्बोहाइड्रेट के एंड सेल डेब्रीज। तो जो सेल डेब्रीज हैं, हमारी प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका रिमूवल करने के लिए हम फर्दर डीएनए की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, दिस कैन बी अकम्प्लेस्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई सॉल्ट, लो पीएच एंड ऑर्गेनिक मिक्सचर। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम अकम्प्लिश करते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई सॉल्ट, लो पीएच वैल्यू एंड ऑर्गेनिक मिक्सर। नेक्स्ट है द न्यूक्लिक acid. The nucleic turn in a phenol and chloroform. The combination readily dissolve hydrophobic contamination such as lipolipid collection of cell debris, stripe away most DNA associated proteins. देखिए हम न्यूक्लिक मेम्ब्रेन के लिए सबसे पहले फिनॉल और क्लोरोफॉर्म से ट्रीट कराते हैं। जब हम इसे फिनॉल और क्लोरोफॉर्म से ट्रीट कराते हैं तो इसमें जो हाइड्रोफोबिक कंटामिनेशंस होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। जैसे जो हमारे हाइड्रोफोबिक कंटामिनेशन कौन कौन से हुए, लिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स और सेल डेब्रीज। और जो हमारे डीएनए से एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं वो सारी उन सबका हमारा रिमूवल हो जाता है। और ये जितने भी हमारे कंटामिनेशन है वो हमारे हाइड्रोफोबिक कंटामिनेशन। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम चैलेंजिंग सैंपल सच एज फंजाई कैन बी फैसिलिटेटेड बाय द प्री ट्रीटमेंट विद सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसे हम सीटैप भी कहते हैं। सॉरी सीटैप भी, हाँ इसे हम सीटैप भी कहते हैं। सीटैप क्या है हमारा, सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, द कैटाइन डिटर्जेंट दैट एफिशिएंट सेपरेट द डीएनए फ्रॉम अ पॉलीसैकेराइड कंटामिनेशन।
To avoid the RNA contamination, RNase and enzyme that degrade the RNA can be added at a point of alternative. RNase may also be added to the suspended DNA at the end of the procedure. हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, लेकिन अगर जब हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे होते हैं फंजाई से, तो वो काफी चैलेंजिंग होता है। और इसमें हम क्यों चैलेंजिंग होता है? क्योंकि इसमें काइटिन प्रेजेंट होता है, जो एक पॉलीसेकेराइड है। तो इस पॉलीसेकेराइड की कंटामिनेशन को दूर करने के लिए हम एक कैटायनिक डिटर्जेंट का यूज करते हैं, और वो कैटायनिक डिटर्जेंट है हमारा C-टैब। तो ये जो C-टैब होता है, ये हमारे कंटामिनेशन को रिमूव करता है। किसके? पॉलीसेकेराइड्स के। इसके अलावा हमारे सैंपल में आरएनए की कंटामिनेशन भी होती है। तो जो आरएनए की कंटामिनेशन होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम आरएनएज एंजाइम का यूज करते हैं। ये जो आरएनएज एंजाइम होता है, ये हमारे आरएनए को डिग्रेडेट कर देता है। तो इस तरीके से हम आरएनए एंजाइम का यूज करते हैं और C-टैब का यूज करते हैं। When a phenol and chloroform are added in a hydrophilic cleared cell lysate via biphosphoric emulsion form, centrifugation will settle the hydrophobic layer on the bottom with the hydrophilic layer on the top. देखिए, जब हम फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को ऐड करते हैं, तो क्या होता है, हमें एक हाइड्रोफिलिक की क्लियर सेल लाइसेट मिलते हैं, और उसके बाद एक में वाइफेज इमल्सन भी मिलता है, जिसमें सेंट्रिफ्यूगेशन करने के बाद हमें एक हाइड्रोफोबिक लेयर मिल जाती है और एक हाइड्रोफिलिक लेयर मिल जाती है। जो हाइड्रोफोबिक लेयर होती है वो हमारी बॉटम पे प्रेजेंट होती है, और जो हमारी हाइड्रोफिलिक लेयर होती है वो हमारी टॉप पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, lipid and other hydrophobic contamination will dissolve in a lower hydrophobic phase. DNA will dissolve in upper aqueous phase. Amphiphilic component which had more hydrophobic and hydrophilic property as well as the cell debris is collected as a white precipitation at the interface between the two layers. The upper phase containing the DNA is collected. DNA is then precipitated with using the ethanol or isopropanol in a higher concentration of salt, ammonium, potassium, sodium acetate and lithium sodium chloride. देखिए, जो हमारी लिपिड हुई, देखिए जो हमारी लिपिड्स हुई, जो लिपिड्स की हमारी हाइड्रोफोबिक कंटामिनेशंस होते हैं, वो हमें लोअर फेज में मिलते हैं। देखिए, जैसे हमने जब सेंट्रिफ्यूगेशन की प्रोसेस अपनी परफॉर्म कर ली, तो सेंट्रिफ्यूगेशन की प्रोसेस के बाद जो हमारी लोअर लेयर होती है, उस लेयर में हमें लिपिड और हाइड्रोफोबिक कंटामिनेशंस मिलते हैं। इसके अलावा जो एक हमारी ऊपर लेयर हमें मिलती है, उसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस मिलती है, उस इंटरफेस में हमारी सेल डेब्रीज भी प्रेजेंट होती हैं। फिर जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है, उसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट होती है। हाँ, जो हमारी तो जो अब हमारी ऊपर वाली लेयर है, इसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो अब इस लेयर को फिर से कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, हम इसे इथेनॉल में प्रेसिपिटेट कराते हैं। इसे हम इथेनॉल में भी प्रेसिपिटेट करा सकते हैं और आइसोप्रोपेनॉल में भी प्रेसिपिटेट करा देते हैं इन अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। मतलब हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में यहाँ अमोनियम, पोटेशियम, सोडियम एसिटेट, लिथिडियम, सोडियम क्लोराइड, ये सारे हाई सॉल्ट इन सारे सॉल्यूशंस की जो सॉल्ट होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन हम हाई लेते हैं, और हाई लेने के बाद यहाँ पे हम इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल की प्रेजेंस में डीएनए का प्रेसिपिटेशन करा देते हैं। प्रेसिपिटेशन कराने के बाद फिर हम इसमें जो हमारा न्यूक्लियर फ्ली वाटर होता है उसे ऐड करके इसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट है इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल इज एडेड द अपर फेज सॉल्यूशन एट a 2:1:1:2 respectively, and the DNA from a solid precipitation. The DNA precipitation is collected via centrifugation
excess salt is removed by the rising of pellet in a 70% ethanol. अब हमें डीएनए का सैंपल अपना मिल गया। डीएनए पे सैंपल, अब जो हमारी अपर लेयर थी उसमें हमारा डीएनए का सैंपल था। अब उसमें हम इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल यूज करते हैं और इनका जो रेशियो होता है वो हमारा होता है 2:1 और 1:2 पे। उसके बाद जो हमें डीएनए मिलता है वो हमें सॉलिड प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में मिलता है और इस सॉलिड प्रेसिपिटेशन को हम सेंट्रिफ्यूगेशन के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारी एक्सेस सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो हमारे सुपरनेट्रेंट में प्रेजेंट होती है, उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, इसे फिर हम सेंट्रिफ्यूगेट करने हैं, डिस्कार्ड करते हैं, एथेनॉल को उसका सुपरनेट्रेंट एंड जो भी हमारे एक्सेस अमाउंट में हुई पैलेट, जो हमारा डीएनए पैलेट के फॉर्म में मिलता है उसे स्टोर कर देते हैं। उसको स्टोर करने के बाद उसमें हम रिहाइड्रेशन की प्रोसेस करते हैं। रिहाइड्रेशन की प्रोसेस के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। ये हमारा 10 मोलर हमारा ट्रिस बफर भी हो सकता है, 10 मोलर EDTA भी हो सकता है, या TE बफर भी हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर फिलिक वाटर भी हो जाता है। जब हम इसे डीएनए से जो हमारे इथेनॉल से प्रेसिपिटेशन कराने के बाद जब रिहाइड्रेशन की प्रोसेस करते हैं तो हम इन्हीं बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ये जो बफर सॉल्यूशन है हमारे वो TE बफर है और वाटर है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक मेथड का यूज करके हम अपने डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम नैनो ड्रॉप का यूज करते हैं। नैनो ड्रॉप से यूज करने के बाद हमें डीएनए की कंसंट्रेशन पता चल जाती है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक मेथड से हम अपने डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा सेल सस्पेंसर। सेल सस्पेंशन कराने के बाद हमने NaOH और SDS से क्या कराया, सेल लाइसिस कराया। सेल लाइसिस कराने के बाद हमने एसिडिफिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म की। एसिडिफिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमने एसीटेट और सॉल्ट का यूज किया। इसमें हमारी जो सेल डेब्रीज थी वो पैलेट के फॉर्म में आई और जो हमारा डीएनए का सैंपल था वो एक्वस लेयर में आया। फिर हमने इस एक्वस लेयर को सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने इसमें फिनॉल और क्लोरोफॉर्म ऐड किया। जब हम इसमें फिनॉल और क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे तो ये देखिए हमें 3 लेयर्स मिलेंगी। एक लेयर में हमारा सेल सस्पेंशन प्रेजेंट हो, सेल डेब्रीज प्रेजेंट होंगी, एक में हमारे हाइड्रोफोबिक कंटामिनेशन प्रेजेंट होंगे और ये जो हमारी एप्पल से ऊपर लेयर होती है, ये हमारी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए प्रेजेंट होने के बाद फिर हम इससे जो हमारी ऊपर वाली लेयर है इसे आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम इसे न्यू फ्रेश सेंट्रिफिकेशन ट्यूब में ऐड कर लेंगे। फिर अगेन हम सेंट्रिफिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। फिर हमें जो डीएनए होगा वो पैलेट के फॉर्म में मिल जाएगा और जो हमारा इथेनॉल होगा वो ऊपर हमारा सुपरनेट्रेंट के फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम जो सुपरनेट्रेंट होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे और अपने डीएनए को हम TE बफर या फिर न्यूक्लियर फिलिक वाटर में स्टोर कर देंगे। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनिक मेथड, किसके, डीएनए को आइसोलेट कर। तो यहाँ पे हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि डीएनए को कैसे हम आइसोलेट करते हैं, डीएनए का सस्पेंशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके डीएनए के एक्सट्रैक्शन करने के कुछ और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। Please follow ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.